फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश की प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती शुरू हो चुकी है और इस भर्ती में आप किस प्रकार से ज़्यादा नंबर लाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, कितनी बाकी है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें से आप कितने क्वेश्चनों के आंसर बता सकते हैं। तो एमपी टेट 2022 के एग्जाम के लिए स्पेशल तौर पर यह वीडियो रहने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन के साथ 4 विकल्प है। विकल्प बताने के लिए आपको थोड़ा समय मिलेगा और उसके बाद मैं इसका उत्तर बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? 4 विकल्प है, ताप्ती, स्वर्णरेखा, नर्मदा, सिंधु। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना, बंगाल की खाड़ी में कौन गिरती है। तो यहाँ पर राइट आंसर स्वर्णरेखा हो जाएगा। आपका समय समाप्त हो चुका है। राइट आंसर स्वर्णरेखा है। अगर आप सोच रहे हैं नर्मदा है, तो नर्मदा दोस्तों खंभात की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में स्वर्णरेखा गिरती है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो यहाँ पर विकल्प आपके सामने ही हैं, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल। ये हैं झीलों का शहर कौन सा कहलाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर राइट आंसर भोपाल हो जाएगा। चौथा वाला भोपाल जो है मध्य प्रदेश में झीलों का शहर के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका भी महाद्वीप है। अब यहाँ पर सागर का नाम बताना है कि कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। इसके पहले के वीडियोस पर मैंने डिटेल में बता दिया था आपको कि कौन सा सागर अलग करता है। तो यहाँ पर देखिए, नाम है सागरों के, भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर, अरब सागर। तो राइट आंसर आपको बताना है, सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1, भूमध्य सागर जो है यूरोप और अफ्रीका दोनों महाद्वीप के अलग करता है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर पूछा गया है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर, 22 अप्रैल, 16 सितंबर और 30 मार्च। यहाँ पर 4 विकल्प हैं, इनमें से राइट आंसर आपको बताना है। चलिए यहाँ पर आपको सही उत्तर बताते हैं। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर किसी खास श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पूछा गया है शाकाहारी और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है खाद्य श्रृंखला। तो शाकाहारी के बारे में पूछा गया क्या होते हैं? तो प्राथमिक उत्पादक, अपघटनकर्ता, द्वितीयक उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता। चूँकि शाकाहारी हैं यहाँ पर, तो खाद्य श्रृंखला है और शाकाहारी यहाँ पर पूछा गया है, तो उत्पादक तो होंगे नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। फिर इसके बाद इन शाकाहारी को कोई मांसाहारी जंतु खाता है। ठीक, तो प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी जंतु आ जाते हैं, जीव आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर विकल्प 4 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र आप समझ ही गए होंगे कि आप हमारे चारों ओर जो पर्यावरण फैला हुआ है वो उसमें अलग अलग तरह की घटनाएं हैं, वही पर एक तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र उसी को कहते हैं। अब पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र कहते हैं, चाहे भू रासायनिक चक्र कहते हैं, भूगर्भीय चक्र कहते हैं, भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो राइट आंसर आपको बताना है। चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रों को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ ईंधनों के नाम दिए हुए हैं, डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। इनमें से कौन सा कम प्रदूषण, सबसे कम न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? तो कोयला तो बहुत ज़्यादा करता है, डीजल भी करता है, पेट्रोल भी करता है। तो यहाँ पर एक ही बचता है फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से जो वाहन चलेंगे यहाँ पर, ये सबसे कम जो है प्रदूषण उत्पन्न करेगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा। पांडा आपने देखा होगा, भालू से भी बड़ा होता है पांडा। दैत्याकार पांडा पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राज़ील, भारत में। यहाँ पर कहाँ पर पाया जाएगा आपको बताना है। आपका समय शुरू है और अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो उसके बाद मैं तो बता ही रहा हूँ। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो दैत्याकार पांडा है वह चीन में पाया जाता है। चीन ने इसको यहाँ पर गोद में ले लिया है, पांडा को। तो संकटग्रस्त जंतु है यहाँ पर और आकार में विशाल होता है पांडा और चीन में पाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रसादी हुई थी? तो ये क्वेश्चन आना अनिवार्य रहता है, कभी सन पूछ लेता है, कभी
यहाँ पर इसका नाम पूछ लेता है। जैसे यहाँ पर नाम पूछा गया है कौन गैस का नाम है, तो 3 दिसंबर 1984 का दिन था, जहाँ पर राजधानी भोपाल में, यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह शादी हुई थी। यहाँ पर जो है तो गैस का नाम क्या है, यहाँ पर ये गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो मिथाइल आइसोसाइनेट ये गैस का नाम है, ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। अमूमन जो है इंडिया की अगर हम बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो भारत में जो है तो अभी जो जनवरी में ही मनाया गया है क्रिसमस का त्यौहार, ठंडियों में। लेकिन कौन सा देश है जहाँ पर गर्मियों में मनाया जाता है? जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो भारत में ठंडी में होता है, तो एक विकल्प कट गया हमारा, 3 बचे। 3 में से कहाँ पर होता है? तो राइट आंसर आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में मनाया जाता है क्रिसमस का त्यौहार। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देखिए, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य है, निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत फेमस अभ्यारण्य है, और यहाँ पर किस वन्य जीव का संरक्षण करते हैं? तो शेर, हाथी, सांप और गेंडा, ये यहाँ पर दिए हुए हैं। तो राइट आंसर आपको मैं बता देता हूँ, मुझे उम्मीद है आप जान गए होंगे, इसका सही उत्तर शेर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? प्राकृतिक वनस्पति है, मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है, यहाँ पर मरुस्थल होते हैं। फर, महोगनी और कैक्टस और चंदन। तो यहाँ पर जो है तो देखिए, जैसे कैक्टस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कैक्टस को आप यहाँ पर आप कैक्टस नहीं जानते हैं, तो इसलिए आपको डाउट हो जाता है। लेकिन बता दें, इसका ये नागफनी है, उसी को कैक्टस बोलते हैं। ठीक, तो मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित हो कोई भी, तो कटीले वाले वन वहाँ पर पाए जाएंगे, तो कैक्टस यहाँ पर नागफनी पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर निम्न में से किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। यह फिलहाल यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर विकल्प 2 ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन वरुण का है, बुध का है, शनि का है और शुक्र का, किसका है यहाँ पर? तो बुध का तो कोई भी उपग्रह नहीं है, और ये आपको जानना चाहिए। और यहाँ पर बचे 3, तो 3 में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? शनि। टाइटन जो है शनि का एक प्राकृतिक उपग्रह है, विकल्प नंबर 3। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल है कपास, गन्ना, आलू, जेट्रोफा। तो जेट्रोफा राइट आंसर है। जेट्रोफा जो होता है रतन ज्योतिषी को बोलते हैं, इसे बायोडीजल की फसल के नाम से भी जानते हैं, जेट्रोफा। तो ये राइट आंसर है, विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ कब पारित हुआ है? 1982, 1990, 1986, 1996। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात हो रही है। यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। चलिए इसका राइट आंसर फिलहाल यहाँ मैं बता देता हूँ। 1986 में जो है तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है, 1986, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर अगला है, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण क्या होता है? भूमंडलीय तापन यानी हमारा जो स्थल मंडल है, भू है, भूमि है, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाए, तपन हो जाए, तो उसका क्या कारण है? हिमनादों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि, वनों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी। तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड में गर्म मतलब वृद्धि होगी, बढ़ेगी उसकी मात्रा, तो हमारा जो भूमंडलीय तापन है वह बढ़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? किसमें पाई जाएगी सबसे ज़्यादा जैव विविधता, यानी अलग करता है? यहाँ पर देखिए बहुत सारे नाम है, शीतोष्ण मध्य प्रदेश बायोम, सवाना बायोम, शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम और उष्ण गर्भनीय सवार वन, वर्षा वन। तो फिलहाल राइट आंसर यही है, पहला वाला, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, इसमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? लाल मिट्टी का, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट। तो ये लावा से जो मिट्टी निकलती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है दोस्तों। तो कौन सी उपजाऊ होती है यहाँ पर? राइट आंसर है काली मिट्टी जो होती है, वो लावा के द्वारा इसका निर्माण होता है, और यह बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है।
फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। तो परत से संबंधित 2-3 क्वेश्चन आना अनिवार्य रहता है। और ये वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इसको कई तरह से घुमा के पेश किया जा सकता है यहाँ पर कि किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा घुमाया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सी परत है प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। तो यहाँ पर देखिए नाम दिए हुए हैं क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल, आयमंडल, यानी ओजोन का नाम नहीं लिया गया है। लेकिन यहाँ पर ओजोन किस परत में पाई जाती है जब आपको पता होगा तभी इसका उत्तर आप बता सकते हैं। फिलहाल मैं बता देता हूँ विकल्प 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल, अंग्रेजी में इसको स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ओजोन पाई जाती है, ओजोन ही परावैंगनिक किरणों को रोकती है, ठीक, जिससे परावैंगनिक किरणें हमारे जो है पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं आ पाती हैं, मतलब कि हमारे क्षोभ मंडल में नहीं आ पाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्न में से किस सुधार हेतु है। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य किस सुधार हेतु है। तो जल का वेग, जल के तापमान, जल की प्रचुरता, जल की गुणवत्ता। ध्यान रखिएगा ये गंगा एक्शन प्लान जो है जो कि यहाँ पर इंडिया में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर उद्देश्य है यहाँ पर जल की गुणवत्ता में यहाँ पर बरकरार रखना, सुधारना। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। जैविक कीटनाशक का उत्पादक यानी जो हम खेतों में कीटनाशक डालते हैं चारा वगैरह मारने के लिए, खरपतवार को नष्ट करने के लिए, फिर कोई भी कीड़ा वगैरह लग जाता है जब हमारे फसल पर तब। लेकिन जैविक कीटनाशक का उत्पादक करता है कौन सा वृक्ष। नीम, देवदार, चीड़, ओम। तो यहाँ पर राइट आंसर फिलहाल नीम हो जाएगा। नीम राइट आंसर है। नीम बहुत ही औषधि पौधा है, बहुत ज़्यादा इसके उपयोग हैं और ये जो है जैविक कीटनाशक का उत्पादक भी है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, मतलब एक जीव लाभ लेता है दूसरे को प्रभावित नहीं करता सहवासी, तो क्या कहलाता। परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी, सहजीवी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पर क्या कहेंगे उसको, ठीक। तो उसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर सहभोजी कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी सहवासी जीव को प्रभावित किए बिना, ठीक, मतलब लाभ ले रहा लेकिन दूसरे को प्रभावित नहीं करता है, इससे लाभ लेता है, तो सहभोजी उसको बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है, मोर ने सांप को खाया, ठीक, और सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण स्थल क्या कहलाएगा, ठीक। यानी मोर सबसे ऊपर हो गया है यहाँ पर। प्राथमिक, अंतिम अपघटक है, प्राथमिक अपघटक और खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो राइट आंसर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर मैंने शुरू में ही बता दिया है, ये उल्टा चक्र यहाँ पर बताया हुआ है यहाँ पर, ठीक। तो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर कहलाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है। तो इससे संबंधित भी 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम पर आना फिक्स रहता है हर शिफ्ट पर। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कायांतरित सेल का उदाहरण है संगमरमर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। तो यहाँ पर आपको बताना है, आपका समय स्टार्ट है। चलिए मैं बताता हूँ, सही उत्तर है पहला वाला संगमरमर जो है ये कायांतरित सेल का उदाहरण है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कायांतरित सेल का उदाहरण जो है संगमरमर है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, घरों पर इस्तेमाल किया जाता है। तो कायांतरित सेल इससे बना हुआ है, उसको संगमरमर कहते हैं। तो आज की सीरीज पर हम 25 क्वेश्चन ये आपको बताएंगे। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अपनी राय बताएं और वीडियो को लाइक करें ताकि लगातार आपको इसी तरह क्वेश्चन मिलते रहें और आपकी तैयारी अच्छे से रहे और आपको सफलता मिलेंगे अगले वीडियो पर। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर लें। धन्यवाद।